नमस्कार, प्रणाम, आदाब। कोविड-19 के प्रादुर्भाव की वजह से आज विद्यार्थी शाला में प्रत्यक्ष अध्ययन अनुभव लेने से वंचित हैं। बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग ने एक सराहनीय कदम उठाया, जिससे हमारा कोई भी विद्यार्थी शिक्षा से वंचित न रहे। और इस श्रृंखला के अंतर्गत हम अपने विषय के रोचक घटक लेकर, रोचक वीडियोस लेकर आपके सामने उपस्थित रहेंगे। और इसी के अंतर्गत मैं श्रीमती पूर्णिमा पांडे आप सभी को वर्चुअल स्टूडियो क्लास में आमंत्रित करती हूँ अपने एक नए विषय के साथ, नए घटक के साथ। तो चलें अपने विषय के संग। कक्षा छठी भूगोल। पाठ 9 भाग 2 ऊर्जा संसाधन। ऊर्जा संसाधन भूगोल की एक शाखा मानवीय भूगोल का हिस्सा है। ऊर्जा प्राप्ति के कुछ अपारंपरिक स्रोत, जैसे हम यहाँ देख रहे हैं सूर्य है, सूर्य प्रकाश से प्राप्त यहाँ सोलार एनर्जी का उपयोग करने की दिशा में कदम हमें दिखाई दे रहा है। यहाँ हम देख रहे हैं विंड मिल, यानी पवन द्वारा कैसे ऊर्जा हम प्राप्त कर सकते हैं, और हाइड्रो पावर यानी पानी के द्वारा हम कैसे ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। तो ये चित्र देखकर हमें समझ में आ रहा है कि हम ऊर्जा के अपारंपरिक साधनों की तरफ लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऊर्जा संसाधन ऐसे संसाधन जिनका उपयोग ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, ऊर्जा संसाधन कहलाते हैं। उदाहरण के लिए कोयला, पेट्रोलियम आदि। अब इन ऊर्जा संसाधनों की क्या हमें कीमत चुकानी पड़ती है? क्या हमें उनके दाम देने पड़ते हैं? तो आइए जानते हैं इनके बारे में। निःशुल्क ऊर्जा संसाधन जिनकी हमें कोई कीमत नहीं देनी पड़ती, पवन यानी हवा, सूर्य प्रकाश और प्राकृतिक गैस, ये हमें प्रकृति से उपलब्ध होते हैं। इसके लिए हमें कोई पैसा नहीं चुकाना पड़ता है। ऊर्जा संसाधनों का अनेक प्रकार से वर्गीकरण किया जा सकता है। पारंपरिक ऊर्जा, अपारंपरिक ऊर्जा। दूसरा है जैविक ऊर्जा, अजैविक ऊर्जा। नवीकरणीय ऊर्जा, अनवीकरणीय ऊर्जा। और अंतिम है पदार्थों पर आधारित ऊर्जा या प्रक्रियाओं पर आधारित ऊर्जा। तो चलो जानते हैं पारंपरिक ऊर्जा क्या है और अपारंपरिक ऊर्जा क्या है। तो ऊर्जा संसाधन, पारंपरिक ऊर्जा संसाधन कन्वेंशनल या अपारंपरिक नॉन कन्वेंशनल। तो दो ऊर्जा संसाधन है, पारंपरिक जिसे हम कहते हैं अंग्रेजी में कन्वेंशनल, अपारंपरिक नॉन कन्वेंशनल। ये जो पारंपरिक ऊर्जा है यह प्राचीन काल से उपयोग में लाई जा रही है, और इसके स्रोत क्या है? कोयला, लकड़ी, प्राकृतिक गैस, खनिज तेल, ये पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत हैं। अपारंपरिक ऊर्जा संसाधन, अब जैसे अभी हमने पारंपरिक में देखा लकड़ी, कोयला, प्राकृतिक गैस, तो ये सब जो है जो हमें परंपरा से जिनका उपयोग हम करते आ रहे हैं। और अपारंपरिक मतलब जिनका उपयोग हम अपनी प्राचीन परंपरा से नहीं कर रहे हैं, इनकी वर्तमान में हमने इनकी खोज की है। और उसमें कौन कौन से सोर्सेज हैं आओ देखते हैं। जैसा कि इस चित्र में हम देख रहे हैं, हमें यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं। जैसे हम ये विंड मिल देख रहे हैं, सोलार पैनल देख रहे हैं, हाइड्रो पावर स्टेशन, इनका उपयोग पहले प्राचीन समय में नहीं होता था। वर्तमान समय में इस पर वैज्ञानिकों ने बहुत सारी खोज की है, और अब इनके द्वारा, हवा के द्वारा ऊर्जा का निर्माण हो रहा है। सोलार एनर्जी के बारे में हम बात करते हैं, जिसे हम ग्रीन एनर्जी के नाम से भी हम इन चीज़ों को जानते हैं। तो ये है हमारे अपारंपरिक ऊर्जा संसाधन।
अपारंपरिक ऊर्जा के साधन और पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत। तो अपारंपरिक ऊर्जा क्या है? ऊर्जा के ऐसे संसाधन जिनका हम परंपरा के द्वारा उपयोग नहीं कर रहे थे और इनका बहुत ही कम समय में हम इनको फिर से प्राप्त कर सकते हैं। तो जो ये अपारंपरिक ऊर्जा के साधन हैं, ये निःशुल्क मिलते हैं, इनको कोई कीमत नहीं है, ये प्रकृति में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। इनके द्वारा प्रदूषण नहीं होता है, जैसे हवा, पानी, सौर ऊर्जा, ये सब जो है अपारंपरिक ऊर्जा के स्रोत हैं। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, महासागरीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा और जैव ईंधन। उसी तरह से यदि हम पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत देखें तो ये है लकड़ी, कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, कूड़ा। यानी ये वो साधन है पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत जो हैं, इनका पूरी तरह से उपयोग इनका हम कर लेते हैं, और लेकिन एक बार इनका उपयोग हो गया तो बाद में इनको पुनः प्रयोग में नहीं लाया जा सकता। लकड़ी एक बार जल गई तो जल गई, उसके बाद फिर से वो लकड़ी के रूप में नहीं रहेगी। कोयला, पेट्रोलियम, एक बार पेट्रोल हमने इस्तेमाल कर लिया, गाड़ी में पेट्रोल खर्च हो गया, जल गया, तो फिर से पेट्रोल नहीं, हमें वही पेट्रोल फिर से नहीं मिलेगा, हमको नया पेट्रोल खरीदना पड़ता है। तो ये जो पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत है, ये महंगे हैं और इनके द्वारा प्रदूषण भी बहुत फैलता है। दूसरे ऊर्जा संसाधन है जैविक यानी ऑर्गेनिक सोर्सेज एंड अजैविक इनऑर्गेनिक सोर्सेज। देखते हैं इसके अंतर्गत क्या क्या। जैविक ऊर्जा के स्रोत के अंतर्गत कृषि अवशेष, लकड़ी, कोयला, सूखा गोबर, जीवाश्म, ये जैविक ऊर्जा के स्रोत हैं, यानी ऑर्गेनिक सोर्स ऑफ एनर्जी। और अजैविक ऊर्जा के स्रोत के अंतर्गत सूर्य, हवा, पानी, परमाणु ऊर्जा, ये अजैविक ऊर्जा के हैं। इसके बाद है नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन और अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधन, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। अनवीकरणीय संसाधन वे होते हैं जिनके भंडार में प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा पुनर्स्थापन नहीं होता। यह संसाधन मानवीय क्रियाओं द्वारा समाप्त हो जाते हैं। अनवीकरणीय मतलब जिनका हम बार बार उपयोग नहीं कर सकते हैं, प्राकृतिक रूप में इनका फिर से पुनर्स्थापन नहीं होता। जैसे मैंने बताया ना कि पेट्रोल है, वो एक बार जल गया तो फिर से उसको हम नहीं यूज कर सकते, हमें नया पेट्रोल ही लेना पड़ता है। तो यह संसाधन मानवीय प्रक्रियाओं द्वारा समाप्त हो जाते हैं और फिर से बनने में, इनका निर्माण फिर से होने में करोड़ों वर्ष की अवधि लग जाती है, करोड़ों साल लग जाते हैं इसको बनने में। जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये लाखों साल तक जब पेड़ पौधों की लकड़ियां, जीव प्राणियों के अवशेष जब जमीन के अंदर दबे रहते हुए हैं, उनके ऊपर दबाव पड़ता है, उसमें उनको ऊष्मा मिलती है, तब उनका जो निर्माण होता है, तब वो कोयला या पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैस या अन्य रूपों में इस तरह के जो है संसाधन बनते हैं। तो इनको बनने में करोड़ों साल लग जाते हैं। नवीकरणीय ऊर्जा और अनवीकरणीय ऊर्जा, यहाँ पर हम इनके कुछ चित्र देख रहे हैं। तो नवीकरणीय सोलर एनर्जी सूर्य की किरणों से ऊर्जा का निर्माण करता है, पानी से होता है। तो ये जियोथर्मल भूतापीय ऊर्जा, विंड एनर्जी, महासागरीय ऊर्जा, तो ये सब जो है, इनसे एक बार महासागर के पानी से ऊर्जा बन गई तो हम उसी पानी का फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं ऊर्जा बनाने में। सोलार एनर्जी, सूर्य की किरणों से एक बार हमने ऊर्जा का निर्माण कर लिया, उसे इकट्ठा करके, तो फिर से उन्हीं किरणों को इकट्ठा करके उनसे ऊर्जा बनाई जा सकती है, निर्मित की जा सकती है। तो इस तरह से ये नवीकरणीय है, यानी इनका बारंबार इनका उपयोग हो सकता है। अब ये अनवीकरणीय ऊर्जा जो है, यानी एक बार हमने इसका इस्तेमाल कर लिया तो इनका दोबारा इस्तेमाल उसी चीज का फिर से नहीं हो सकता। जैसे फॉसिल्स फ्यूल ऑयल, जो प्राकृतिक खनिज तेल हमें मिलता है, कोयला, प्राकृतिक गैस,
और न्यूक्लियर यूरेनियम द्वारा प्राप्त ऊर्जा, ये सब जो है अनवीकरणीय, एक बार इनका उपयोग हो गया तो फिर से उसी पदार्थ का उपयोग फिर से नहीं हो सकता। तो ये अनवीकरणीय है, जल गए तो जल गए, तेल जल गया खत्म हो गया, कोयला जल गया खत्म हो गया, नया कोयला लाओ, गैस हमने जला ली खर्च कर ली हो गया, नई गैस लानी पड़ेगी। तो इसी तरह से ये जो सोर्सेज हैं ये अनवीकरणीय ऊर्जा के संसाधन हैं। और है पदार्थों पर आधारित ऊर्जा संसाधन और प्रक्रियाओं पर आधारित, सब्सटेंस बेस्ड एंड प्रोसेस्ड बेस्ड। अब ये क्या है इनको देखते हैं। पदार्थों पर आधारित ऊर्जा संसाधन जैसे लकड़ी, कोयला, ये यानी पदार्थों पर ये ऊर्जा जो है पदार्थों पर निर्भर करती है। तो लकड़ी है, कोयला है, खनिज तेल है, प्राकृतिक गैस है, कूड़ा है, परमाणु है, ये पदार्थ स्थायी रूप में नहीं रहते। पदार्थ जल गए खत्म ऊर्जा उसमें, पदार्थ का एक बार उपयोग करने पर वह समाप्त हो जाता है, इसका पुनर्प्रयोग नहीं होता, फिर से उसका उपयोग नहीं हो सकता, यह सीमित स्वरूप में उपलब्ध रहता है। प्राकृतिक रूप से इनका नवीकरण होने में हजारों वर्षों की कालावधि लगती है। जैसे मैंने बताया कि कोयला बनने में लाखों साल लग जाते हैं। एक बार प्रकृति से खुदाई करके हमें बहुत कोयला समझो मिल गया, लेकिन एक समय आएगा कि उसका यूज करते करते वो खत्म हो जाएगा। लेकिन उतने समय में नया कोयला बनने के लिए कोई चांस नहीं है। नया कोयला यदि बनना है तो फिर उसको हजारों लाखों साल लगेंगे उसके लिए। उसी तरह से देखते हैं प्रक्रियाओं पर आधारित जो है, फॉर एग्जाम्पल सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, ज्वार भाटा, टाइडल एनर्जी जिसे हम कहते हैं, भूगर्भीय उष्णता। प्राकृतिक प्रक्रियाएं स्थायी रूप में रहती हैं। अब ये हवा, सूर्य प्रकाश, पानी, ये तो स्थायी रूप में है पृथ्वी पर, अनंत काल से है और अनंत काल तक रहेगा। ये हमेशा उपलब्ध रहते हैं, इनका पुनर्प्रयोग किया जा सकता है। मैंने पहले बताया आपको कि एक बार हमने सूर्य की किरणों से हमने ऊर्जा निर्मित की तो फिर से उन्हीं किरणों से हम ऊर्जा निर्मित कर सकते हैं, यानी उनका पुनर्प्रयोग हो सकता है। यह विपुल स्वरूप में उपलब्ध रहते हैं। विपुल स्वरूप में मतलब बहुत ज्यादा इनकी मात्रा रहती है। प्राकृतिक रूप से सहज उपलब्ध हो जाते हैं। हवा ढूंढने के लिए हमें कहीं जाना नहीं है, हवा सब तरफ है। सूर्य प्रकाश, जहां भी सूर्य चमकता है वहां सूर्य प्रकाश है। तो इस तरह से ये सभी रूप में जगह सहज रूप से उपलब्ध हो जाते हैं। पदार्थों पर आधारित ऊर्जा संसाधन में हम देखें और तो परमाणु ऊर्जा को छोड़कर अन्य सभी संसाधन जैविक हैं। ऊर्जा निर्माण में प्रदूषण उत्पन्न होता है। परमाणु ऊर्जा को छोड़कर अन्य सभी ऊर्जा संसाधनों को पारंपरिक ऊर्जा संसाधन कहते हैं। यानी परमाणु ऊर्जा है जो यही है जो नवीन खोज है, बाकी सभी जो इसमें है वो चाहे लकड़ी है, चाहे कोयला है, खनिज तेल है, प्राकृतिक गैस है, ये सब पारंपरिक ऊर्जा के संसाधन हैं। ये ऊर्जा संसाधन उत्पादन की दृष्टि से किफायती हैं, ज्यादा खर्च इसमें नहीं होता। अब हम प्रक्रियाओं पर आधारित यदि संसाधनों की बात करें तो प्रक्रियाएं प्राकृतिक हैं, स्वच्छ एवं प्रदूषण रहित ऊर्जा संसाधन है। ये सभी अपारंपरिक ऊर्जा संसाधन हैं। इन संसाधनों को उपयोग में लाने के लिए जिस तकनीकी की आवश्यकता होती है उसे विकसित करना खर्चीला होता है। यानी यदि हमें सूर्य प्रकाश से ऊर्जा निर्मित करनी है, या हवा से ऊर्जा निर्माण करना है, या महासागरीय तरंगों से ऊर्जा का निर्माण करना है, तो इन सभी चीज़ों से ऊर्जा निर्माण करने के लिए जिस टेक्नोलॉजी का हम उपयोग करेंगे और जिस इंफ्रास्ट्रक्चर का, यानी जिन चीज़ों के द्वारा जो हमें स्ट्रक्चर खड़ा करना पड़ेगा, ये सब खड़ा करना, ये सब टेक्निक डेवलप करना, ये खर्चीला होता है। एक बार के लिए बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है इसमें। अब पदार्थों पर आधारित ऊर्जा की हम बात करें तो, और यदि हम इन पर दूरगामी विचार करें तो ये ऊर्जा संसाधन ज्वलनशील हैं, अतः ये जलते हैं, है ना। हमने देखा लकड़ी जलती है, कोयला जलता है, पेट्रोल जब हम गाड़ी में इस्तेमाल करते हैं, ऑटो चलता है या बस चलती है, गाड़ी चलती है, तो वो जलता है ना पेट्रोल, तब ऊर्जा उत्पन्न होती है।
तो ये पर्यावरण की दृष्टि से हानिकारक है। विद्युत उत्पादन का प्रकार कैसे है? ताप विद्युत और परमाणु विद्युत। अब प्रक्रियाओं पर आधारित ऊर्जा संसाधन की बात करें तो ये ऊर्जा संसाधन जो है पर्यावरण के लिए पूरक हैं, इसीलिए इन्हें हरित एनर्जी, हरित ऊर्जा या ग्रीन एनर्जी कहा जाता है, यानी जो पर्यावरण के लिए सहायक हैं, पूरक हैं। विद्युत उत्पादन का प्रकार, कौन कौन से प्रकार की विद्युत बनती है इनसे? तो ताप विद्युत यानी थर्मल एनर्जी और गतिज विद्युत। उपयोग में लाया गया ऊर्जा संसाधन, आगे हम कुछ चित्र देखेंगे, उन चित्रों में कौन से ऊर्जा संसाधन का उपयोग किया गया है ये हमें बताना है। पहला चित्र हम देखते हैं, यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है एक आदमी है जिसने चूल्हा जलाया हुआ है और चूल्हे पर बर्तन, जलते हुए चूल्हे पर बर्तन चढ़ाकर कुछ भोजन पका रहा है। तो हम सब पहचान गए कि इसमें कौन सा ऊर्जा संसाधन उपयोग में लाया गया है। ये है लकड़ी, और लकड़ी जो है ये अनवीकरणीय ऊर्जा है, यानी लकड़ी एक बार जल गई तो फिर से उसी लकड़ी का उपयोग हम नहीं कर सकते, तो ये अनवीकरणीय ऊर्जा का संसाधन है। दूसरे चित्र में हम देख रहे हैं एक व्यक्ति ने सिगड़ी जला रखी है। अब ये आपने देखी होगी या नहीं, बहुत से बच्चों ने जरूर देखी होगी। ये सिगड़ी है, सिगड़ी में हम जब जलाते हैं तो कोयला जलाया जाता है सिगड़ी में, और कोयला जलाकर ये इस पे भुट्टा सेक रहे हैं, और ये भुट्टा बाजार में बेचने के लिए रखा हुआ है, खड़ा है ये व्यक्ति। यानी ये आप लोग ने भी कभी देखा होगा इस तरह से सिगड़ी पर भुट्टा सेकते हुए। तो अब ये किस पे सेक रहा है भुट्टा? तो ये भुट्टा सेक रहा है कोयला जलाकर। कोयला जो है ये अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधन है, यानी एक बार ये जो कोयला जल जाएगा तो फिर से इस कोयले का इस्तेमाल, उसमें तो कोयला रहेगा ही नहीं, वो तो राख बन जाएगा, तो फिर से उसका इस्तेमाल नहीं हो सकता। इस चित्र में हम देख रहे हैं एक महिला वो स्टोव जलाकर उस पर तवा रखा हुआ है और उस पर कुछ बना रही है, रोटी सेक रही है या पराठा बना रही है। तो अब ये स्टोव जल रहा है, तो स्टोव में कौन सा संसाधन का उपयोग हो रहा है? स्टोव में घासलेट जल रहा है, और घासलेट जो भी है यह भी अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, यानी एक बार ये घासलेट जल गया तो ये समाप्त हो गया, इसका नवीनीकरण नहीं हो सकता। यहाँ पर हम देख रहे हैं ओवन में कुछ बिस्किट्स या कुकीज बनाई जा रही हैं, और इसे बनाने में विद्युत ऊर्जा का उपयोग हो रहा है। यहाँ पर हम देख रहे हैं यहाँ गैस पर कुछ बनाया जा रहा है, खाना बनाया जा रहा है, और इस गैस के चूल्हे में प्राकृतिक गैस का इस्तेमाल हो रहा है। यह अनवीकरणीय ऊर्जा है। पदार्थ पर आधारित ऊर्जा संसाधन, लकड़ी, पत्थर का कोयला, खनिज तेल और प्राकृतिक गैस। यहाँ पर हम देख रहे हैं इस महिला को चूल्हे पर खाना बनाते हुए, और चूल्हे पर खाना बनाते समय वह लकड़ी का उपयोग कर रही है। आज भी हमारे गांव में, देहातों में कई जगहों पर चूल्हे पर रसोई बनाने के लिए लकड़ी का भारी मात्रा में उपयोग किया जाता है, और यह अनवीकरणीय ऊर्जा का संसाधन है। इस चित्र में हम देख रहे हैं लोहार जो है, लोहार कार्य करते समय पत्थर के कोयले का इस्तेमाल कर रहा है। पत्थर के कोयले को जलाया है, और इससे जो आग निकल रही है या जो ऊर्जा मिल रही है उससे ये अपना काम कर रहे हैं। तो कोयला जो है ये अनवीकरणीय ऊर्जा का संसाधन है। बच्चों हम देखते हैं कि कोयला बनता कैसे है। तो प्राचीन समय में बहुत सारी धरती पर हलचल होती रहती है, कई बार भूकंप आते हैं, कुछ अन्य भौगोलिक कारणोंवश जो हलचल होती है, वनस्पतियों और प्राणियों के अवशेष जमीन के नीचे दब जाते हैं, और उन पर लगातार दबाव पड़ता है, उष्णता का प्रभाव पड़ता है, और जिसके कारण ये जो पेड़ पौधे हैं, प्राणियों का अवशेष हैं, इनका विघटन होता है, और उनमें जो कार्बन है वो कार्बन पदार्थ जो है वो बचा रहता है, और उसी से कोयला बनता है।
तो इस कोयले का उपयोग मुख्य रूप से उद्योग धंधों में किया जाता है। कोयले से ताप विद्युत का उत्पादन भी किया जाता है। ये है खनिज तेल और प्राकृतिक गैस। ये भी अनवीकरणीय ऊर्जा का संसाधन है। तो जिस प्रकार बच्चों भू हलचल के कारण पत्थर के कोयले का निर्माण होता है, उसी तरह खनिज तेल और प्राकृतिक गैसों का भी निर्माण होता है। ये खनिज तेल और जो ये प्राकृतिक गैस है, ये जमीन के बहुत नीचे या सागरीय तल की भूमि में यानी सागर के गहराई में ये पाए जाते हैं। अधिकांश जो खनिज तेल के कुएं होते हैं, जैसे पानी का कुआं हम धरती की जमीन पे खोदते हैं, उसी तरह ये जमीन पर या सागर की गहराई में जो कुएं बनाए जाते हैं मिलते हैं, उसमें खनिज तेल, और खनिज तेल के कुओं में ही प्राकृतिक गैस के भंडार भी मिलते हैं। खनिज तेल के भंडार जो हैं वो सीमित हैं, और भंडार तो सीमित है लेकिन इनकी डिमांड बहुत है, मांग बहुत ज़्यादा है। आज दुनिया में पेट्रोलियम जो खनिज तेल है, पेट्रोल हो चाहे डीजल हो, इनकी डिमांड इतनी ज़्यादा है, तो डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है, तो इसलिए इनका मूल्य अधिक होता है, ये कीमती होते हैं। और खनिज तेल का रंग काला होता है, थोड़ा काला सा रंग होता है, जो जब जमीन ये समुद्र से गहराई से निकलता है या जमीन से खोद कर निकाला जाता है तो इसका रंग गहरा काला होता है। बाद में उसको रिफाइन करके हम अलग अलग रूपों में देखते हैं, पेट्रोल डीजल वगैरह, लेकिन बेसिकली वो काले रंग का होता है। इसलिए इस खनिज को काला सोना भी कहा जाता है। ये जो खनिज तेल है, ये यहाँ पर हम देख रहे हैं भारत के मानचित्र में, ये मुंबई हाई, तो ये मुंबई जो समुद्री किनारा है, यहाँ पर ये खनिज तेल के कुएं। उसी तरह से हम यहाँ देख रहे हैं अरुणाचल प्रदेश, ये जो पूर्वोत्तर भारत है, यहाँ पर इसके खनिज तेल के कुएं पाए जाते हैं। और खनिज तेल को इसे काला सोना भी कहा जाता है। इन ऊर्जा संसाधनों का उपयोग ताप विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है। इस मानचित्र को हम ध्यान से देखें और इनके आधार पर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर हमें देने हैं। तो पहला प्रश्न हमसे पूछा जा रहा है कि भारत में कोयला वाले क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो सर्वप्रथम देखें कि ये जो पूरा क्षेत्र है, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, ये राज्य, इसके अलावा हम पालन ये क्षेत्र देख रहे हैं राजस्थान का, महाराष्ट्र गोदावरी बेसिन में यहाँ का हम क्षेत्र देख रहे हैं, तेलंगाना और महाराष्ट्र के बॉर्डर पे है ये, और इसके अलावा हम देख रहे हैं गुजरात में उमरसर। इन सब जो जगहों पर कोयला बहुत प्रचुर मात्रा में मिलता है, तो इन स्थानों पर कोयले की खदानें भी पाई जाती हैं। सिंगरौली, हम यहाँ देख रहे हैं सिंगरौली मध्य प्रदेश, हजारीबाग झारखंड, रानीगंज, तो यहाँ तालचेर उड़ीसा में, झरिया, पाथरखेड़ा, यहाँ हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश में पाथरखेड़ा, मोहपल्ली, सुहागपुर, तो इन सब इलाकों में कोयला जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अब अरब सागर में खनिज तेल क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो ये अरब सागर का इलाका कहाँ पर है, पहले खनिज तेल क्षेत्र, और ये है अरब सागर का इलाका हम देख रहे हैं। भारत का जो पश्चिमी समुद्री तट है वो अरब सागर का किनारा है। तो यहाँ मुंबई हाई के पास हम देख रहे हैं खनिज तेल क्षेत्र है, मुंबई हाई, और यहाँ अंकलेश्वर, लुनेज, कलोल, ये गुजरात का पास, और ये मुंबई हाई तो महाराष्ट्र के पास, यहाँ मुंबई का क्षेत्र, यहाँ पर खनिज तेल के कुएं मिलते हैं। बड़ी मात्रा वाले कोयला क्षेत्र झारखंड और छत्तीसगढ़, ये छत्तीसगढ़ राज्य,
यहाँ पर ये झारखंड राज्य, यहाँ कोयला जो क्षेत्र बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। पूर्वोत्तर भारत में पाए जाने वाला खनिज तेल का क्षेत्र कौन सा है? तो सर्वप्रथम इस मानचित्र में हम देखते हैं पूर्वोत्तर भारत का इलाका कौन सा है। तो ये है पूर्वोत्तर, पूर्व और उत्तर, ये भारत का पूर्व और ये उत्तर दिशा की ओर, तो ये पूर्वोत्तर क्षेत्र कहलाता है। तो यहाँ पर खनिज तेल के भंडार प्रचुरता में पाए जाते हैं। नूनमती, यहाँ हम देख रहे हैं आसाम के पास, नाहरकटिया, ये नूनमती के पास ऊपर नाहरकटिया, माकुम अरुणाचल प्रदेश के पास ये माकुम, दिग्बोई अरुणाचल प्रदेश के पास, लाखानी, ये यहाँ हम नीचे यहाँ देख रहे हैं। तो ये इन जो सारे क्षेत्रों में खनिज तेल जो है ये इनके कुएं बहुत बड़ी मात्रा में। अगला प्रश्न है, गोदावरी नदी की घाटी में प्राप्त खनिज भंडार। तो पहले देखें गोदावरी नदी की घाटी का क्षेत्र कौन सा है। तो ये जो क्षेत्र हम देख रहे हैं जो नीले रंग से ये व्याप्त है, ये है गोदावरी नदी की घाटी का क्षेत्र है। और गोदावरी नदी की घाटी में मुख्य रूप से तो ये कोयला है, इसके भंडार पाए जाते हैं। और कोयला के अलावा यहाँ पर मैग्नीज, तांबा, बॉक्साइट आदि खनिज भंडार भी पाए जाते हैं। गोदावरी नदी की घाटी में प्राप्त खनिज भंडार किन राज्यों से संबंधित हैं? तो सबसे पहले हम देखते हैं गोदावरी नदी की घाटी का क्षेत्र। अब इसमें कौन कौन से राज्य आ रहे हैं? तो पहले है हमारा, ये देखो, ये जो क्षेत्र है हमारा महाराष्ट्र, उसके बाद है ये छत्तीसगढ़, ये नीचे तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ये इधर पूर्वी किनारा, और मध्य प्रदेश तो है ही है। तो ये 5 जो राज्य हैं ये गोदावरी नदी की घाटी में प्राप्त खनिज भंडार इनसे संबंधित हैं। जैविक ऊर्जा संसाधन, ऑर्गेनिक एनर्जी रिसोर्सेज। सबसे पहले है बायोगैस प्लांट। हम देख रहे हैं यहाँ पे चित्र में लिखा हुआ है बायोगैस प्लांट। तो पहला जो जैविक ऊर्जा संसाधन है वो है बायोगैस। बायोगैस क्या होता है? थोड़ा बहुत आप चित्र देख के अंदाजा लगा रहे होंगे कि यहाँ पेड़ पौधे, इनकी पत्तियां और इनसे मिलने वाली ऊर्जा, ऐसा अंदाज लगता है। देख है क्या बायोगैस प्लांट। इस चित्र में हम देखते हैं तो यहाँ पर हम कुछ प्राणी देख रहे हैं, पौधे देख रहे हैं, इसका मतलब कुछ इनसे संबंधित है। तो आओ जानते हैं मुख्य रूप से बायोगैस क्या है। तो प्राणियों के मल मूत्र और जैविक कूड़े यानी खरपात, पत्ते, छिलके आदि का उपयोग करके बायोगैस का उत्पादन किया जा सकता है। इस ऊर्जा का उपयोग रसोई घर में गैस का उपयोग, पानी गर्म करना, बत्ती जलाने आदि के लिए किया जाता है। कुछ किसानों ने अपने घर के अहाते में बायोगैस संयंत्र स्थापित किया है, अतः उनके घर की ऊर्जा की आवश्यकता पूर्ण हो जाती है। हमारे देश के किसान उत्तरोत्तर प्रगति कर रहे हैं और कई प्रगतिशील किसानों ने अपने घर के क्षेत्र में अहाते में इस बायोगैस प्लांट को स्थापित किया है। क्योंकि किसान है तो किसान के पास प्राणी है, बैल है, गाय है, तो इनके गाय का गोबर है, भैंस का गोबर है, ये सब। इसके अलावा जैविक कूड़ा यानी खेतों में निकलने वाले पत्ता, छिलका, खरपात, घरों में निकलने वाला कचरा, ये सब इकट्ठा करके एक जगह डंप कर दिया जाता है और फिर प्रक्रिया द्वारा ये बायोगैस बनती है। दूसरा है कूड़े से ऊर्जा। कूड़ा मतलब कचरा। बड़े शहरों और महानगरों में प्रतिदिन बड़ी मात्रा में कूड़ा उत्पन्न होता है। इन महानगरों में कूड़े का निपटारा करना बहुत बड़ी समस्या होती है। यहाँ के कूड़े का वर्गीकरण करके उसमें से जैविक कूड़े का उपयोग गैस उत्पादन के लिए किया जाता है। अब जो कूड़ा है इसको हम लोग अलग अलग इकट्ठा करते हैं। हम मुंबई में भी अपने यहाँ देखते हैं सूखा कचरा और गीला कचरा।
और आजकल इलेक्ट्रॉनिक कचरा अलग, तीनों को अलग अलग किया जाता है। और उसमें से जो जैविक कूड़ा है, यानी जिसे हम गीला कचरा कहते हैं, यानी घरों से निकलने वाला कचरा, जो जैसे खाने का भाजी के छिलके हैं, भाजी का कचरा है, या बासी खाना हो है, इस तरह के जो भी ये कूड़े हैं, इसे हम जैविक कूड़े में इनकी गिनती होती है। तो इनका उपयोग गैस उत्पादन के लिए किया जाता है। इस गैस द्वारा विद्युत उत्पादन किया जा सकता है। इससे महानगरों की कूड़ा समस्या पर भविष्य में विजय पाई जा सकती है। साथ ही विद्युत उत्पादन के लिए महानगर आत्मनिर्भर बन सकते हैं। वेस्ट टू फ्यूल, कचरे से ईंधन का निर्माण। यहाँ पर हम देखते हैं शहरों से निकलने वाला कचरा, घरों से निकलने वाला खाना, बासी खाना, खराब खाना या भाजी के छिलके वगैरह जो हैं, ये सब इकट्ठा होता है। और जैसे नॉनवेज वगैरह खाते हैं तो उसमें से भी बहुत सारा सामान जो रहता है, वो सब, ये सब जैविक फूड में, मतलब जैविक इसमें कचरे में आ जाता है, जैविक कूड़े में आता है, या जिसे हम गीला कचरा भी कहते हैं। इसमें ये सब आता है। इसे इकट्ठा किया जाता है और इकट्ठा करके एक जगह लाके डंप कर दिया जाता है, एक जगह लाकर डाल देते हैं, और फिर इस पर प्रक्रिया के द्वारा गैस बनाई जाती है, जिसे हम बायोगैस कहते हैं। और वो कूड़ा कचरा, मतलब ये कूड़े कचरे से बनने वाला जो है, इसे बायोगैस कहा जाता है। परमाणु ऊर्जा, यूरेनियम और थोरियम के परमाणुओं के विखंडन द्वारा ऊर्जा का उत्पादन। परमाणु ऊर्जा, यूरेनियम, थोरियम जैसे परमाणुओं के विखंडन द्वारा ऊर्जा का उत्पादन किया जा सकता है। इसके लिए बहुत अल्प मात्रा में इन खनिजों का उपयोग करके विपुल मात्रा में ऊर्जा उत्पादन हो सकता है। भारत सहित संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, फ्रांस, जापान जैसे चुनिंदा देशों में इस ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। भारत के आंध्र प्रदेश में ये हिमाचल प्रदेश के राजौली क्षेत्र का प्लांट है, परमाणु ऊर्जा प्लांट है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ऊर्जा प्राप्ति के अलग अलग संसाधन हैं, और वर्तमान में बायोगैस, कूड़े से ऊर्जा और परमाणु ऊर्जा, यह इस पर, इन संसाधनों पर तेजी से काम हो रहा है। यह वीडियो देखा, सुना और समझा। मुझे पूरा विश्वास है कि यह वीडियो आपको पसंद आया है। इसे अधिकाधिक देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने साथियों के साथ शेयर भी करें। आपके सुझाव और आपके कमेंट्स नीचे कमेंट्स बॉक्स में अपेक्षित हैं। कृपया हमें इनसे जरूर अवगत कराएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ, किसी नए घटक के साथ। तब तक